नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बहुत ध्यान से आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनिएगा, समझिएगा। जीएसटी जब 2017 में लागू की गई थी, तब याद है ना आपको वो दौर जब नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कितना माहौल बनाया गया। कहा गया कि ये जीएसटी नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है। और गब्बर सिंह टैक्स नाम देने वाला व्यक्ति कौन था? राहुल गांधी। जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कह दिया राहुल गांधी ने। आप आजकल तो आपने देखा ही होगा, राहुल गांधी मतलब एक अलग दिशा में बढ़ते हैं, एक अलग दिशा में चलते जाते हैं। तो राहुल गांधी ने गब्बर सिंह टैक्स इसलिए नाम दिया क्योंकि वो पब्लिक को यह बताना चाहते थे कि इस टैक्स के जरिए पब्लिक की जेब लूटी जा रही है। अब आज हम आपको वो आंकड़ा बताने जा रहे हैं जिससे आपको तय करना है कि पब्लिक की जेब जीएसटी लागू होने से पहले लूटी जाती थी या अब लूटी जा रही है। हम चाहते हैं कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको एक ग्राफिक्स दिखाएं और आंकड़ा बहुत ध्यान से आप सुनिएगा और समझिएगा। जीएसटी से पहले की जिंदगी और जीएसटी से बाद की जिंदगी। जीएसटी से पहले भारत क्या था, जीएसटी के बाद भारत क्या है, यह फर्क समझना होगा। तभी आप जान पाएंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो अभी सितंबर के महीने से लागू किया है नया जीएसटी रिफॉर्म, ये कितना क्रांतिकारी कदम हो सकता है। इस पे बहुत सारे डिबेट, बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं मोटे तौर पर जो आपको समझनी चाहिए। जीएसटी लागू होने से पहले 2013-14 के दौरान, जो 2013-14 का फाइनेंशियल ईयर था, टैक्स कलेक्शन पता है आपको कितना था भारत का? 4.46 ट्रिलियन। और 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 यानी जब जीएसटी आ गया तब टैक्स कलेक्शन कितना हुआ? 22.8 ट्रिलियन। 22.8 ट्रिलियन टैक्स कलेक्शन हुआ। जीएसटी से पहले, जीएसटी जब लागू हुआ उससे पहले लग्जरी सामानों पर टैक्स करीब 32% था। 32%। जीएसटी लागू हुआ और उनमें से कुछ सामानों को निकाला गया 5% के टैक्स स्लैब में। आज वो सामान पहुंच गए। लोगों को लगेगा कि भाई 32 से सीधा 5 ला दिया, 31 से 5 ला दिया, नुकसान हो गया होगा। नहीं, कमाई और बढ़ गई, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। ये लोगों को लगेगा कि कोई जादू कर दिया। बहुत लोग कहते हैं कि आंकड़े मैनिपुलेट कर देते हैं, लेकिन यहां पर ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक सच्चाई है कि जैसे ही स्लैब कम हुआ वैसे ही कमाई बढ़ गई, लोग सामान ज्यादा खरीदने लगे। जीएसटी से पहले आपको कई तरह के टैक्स देने पड़ते थे, लेकिन अब वो सारे टैक्स एक ही जगह गए। सोचिए कि जिस रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल आप करते हैं ना घर में, जिस वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, 32% तक टैक्स आपने दिया होगा उस पर। कब? 2017 से पहले। मेरे सहयोगी पंकज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, एक दौर तो वो भी था जब साबुन और सर्फ पर हमने 27% का टैक्स दिया। अनुपम, जब जीएसटी लागू हुआ तो कहा गया गब्बर सिंह टैक्स। अब इस गब्बर सिंह टैक्स की कहानी में थोड़ा बता देता हूं। आज वही लोग जो कल तक इसे गब्बर सिंह टैक्स कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों क्रेडिट लूट रहे हैं। क्रेडिट तो जीएसटी काउंसिल का है ना, सब लोगों ने मिलकर फैसला किया है। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे सरकार को इतना घाटा लग गया। भैया ये बताओ कि क्रेडिट लेना है इसका कि घाटा लग गया है वो वाले पे चलना है? अच्छा है या बुरा है? कंफ्यूज मत रहो। अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम का। इस ट्वीट में, ये 2012 का ट्वीट है। चिदम्बरम कह रहे हैं कि इस देश के लोग अगर आइसक्रीम खा सकते हैं तो 10 रुपया पेट्रोल का बढ़ा हुआ दाम भी दे सकते हैं। 10 रुपया बढ़ाया था इसलिए कहा था। जयराम रमेश उस वक्त के मंत्री, उनका एक खबर देखिए इकोनॉमिक टाइम्स वाला। वो कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पर जो सब्सिडी दे रहे हैं बिल्कुल एकदम फेज आउट कर देना चाहिए। ये वो लोग हैं जब सरकार में थे तो इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं रेणुका चौधरी के उस बयान पे नहीं जाऊंगा कि आप बर्गर पिज्जा के लाइन में खड़े हो सकते हैं तो आप 1200 रुपया प्रति सिलेंडर भी दे सकते हैं। ये रेणुका चौधरी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। ये वैसी सरकार थी। आज जब वो टैक्स रेट घट के यहां तक आ गया
मैं देख रहा था कि जीएसटी से पहले कितने तरह के क्या टैक्स वो लगते याद है थे। जब ये कहा गया था कि शहर में रहने वाला व्यक्ति अगर 30 रुपए प्रतिदिन कमाता है तो वो गरीब नहीं होगा? गरीब नहीं है, नहीं। और मैं भयंकर बात बताता हूं, आज जो जननायक है ना, इन्होंने क्या कहा था कि पॉवर्टी इज स्टेट ऑफ माइंड, गरीबी कुछ होती ही नहीं है, वो सिर्फ आपके मन में है। ये राहुल गांधी का बयान था। स्टेट ऑफ माइंड है गरीबी, बाकी गरीबी है नहीं। अब मैं देख रहा था कि जीएसटी लागू होने से पहले क्या होता था, मैं आपको बताता हूं। अगर आप दिल्ली में एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं और नोएडा में आप लाते हैं, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो क्या देना पड़ता था? सबसे पहले एंट्री टैक्स, उसके बाद इंटरटेनमेंट टैक्स, उसके बाद लग्जरी टैक्स, उसके बाद स्टेट वैट, सेंट्रल वैट, इस तरह करके 27 तरह के टैक्स थे। ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन एड, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट सरचार्ज एंड स्टेट टैक्सेस, ये सब तरह के टैक्स। दिल्ली से फ्रिज खरीद के नोएडा में आप अपने घर पे लाते ना, तो इतने तरह के टैक्स आपको देने पड़ते। जानते हैं, एक कर्नाटक में बना हुआ प्रोडक्ट अगर हैदराबाद में ले जाना रहता था तो कैसे ले जाता था? पहले विदेश लंदन भेज दिए, लंदन से ले आके हैदराबाद डाल दीजिए, वो सस्ता पड़ता था और आसान पड़ता था। लेकिन बेंगलोर से हैदराबाद ले जाना मुश्किल था। यह था इस देश में टैक्स टेररिज्म। उस वक्त यह शब्द इस्तेमाल किया था कि टैक्स टेरर है, आतंकवाद है, टैक्स आतंकवाद। और जब उसको सिंप्लीफाई करके पूरे देश को एक साथ लेके जब वो कम किया गया तो गब्बर सी टैक्स हो गया। वाह, ये है। और मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, जीएसटी से पहले एक टैक्स लाया था कांग्रेस की सरकार ने, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू ऐड होता जाता था उसका और वो टैक्स बढ़ता जाता था। मतलब कि एक सामान अगर पंजाब से चला, उसको चेन्नई जाना है, तो उसका वैल्यू ऐड होता जाता था। 100 रुपए का सामान चेन्नई पहुंचते पहुंचते हो सकता है 150 का हो जाए। वैल्यू ऐड होता था ये उसका। ये था टैक्स टेररिज्म। और आज वो लोग इसे कह रहे हैं वैल्यू एडेड, ये इसे कह रहे हैं गब्बर सी टैक्स। और मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये कितने, उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, ये किस तरह के लोग हैं कि एक तरफ बचत सेलिब्रेशन जो चल रहा है उसका क्रेडिट लेने के लिए बेदम है और दूसरी तरफ विरोध भी कर रहे हैं। इस पूरे बैठक में जो अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई ना, जिसमें कम किया गया, सिर्फ एक राज्य सरकार ने विरोध किया था, सिर्फ एक राज्य सरकार। उस राज्य का नाम था कर्नाटक और मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया। वो कह रहे थे कि हमें घाटा लग जाएगा और उन्होंने जीएसटी काउंसिल में यह कहा कि वोटिंग करवा लो। पता है उसे उन्हें किसने मनाया? ममता बनर्जी कह रही थी कि सुनो, चीज सस्ता होने वाला है, पब्लिक तुम्हारा कुर्ता फाड़ देगी अगर पता चलेगा ना कि तुम विरोध कर रहे हो तो। और तुमको पता नहीं, ये मोदी जो है ये घूम घूम के सब जगह ये सस्ता जो किया है उसके बारे में प्रचार करेगा और ये भी कहेगा कि तुमने विरोध किया था। सिद्धारमैया ने बोला कितना खतरा है क्या? तो बोला हां, तुम्हारा कुर्ते फाड़ देगी जनता यहां अगर विरोध किया इस चीज का। तो यह है अंदर के बैठक की सच्चाई। तो कोई भी राज्य सरकार विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकी और आधे तो इस चक्कर में है कि हमको क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा है, ये मोदी कैसे क्रेडिट ले रहा है। यह है सच्चाई। अच्छा, एक दौर आपने वो भी देखा होगा जब जीएसटी आया तो इसको गब्बर सिंह टैक्स कहा गया, लेकिन वही कांग्रेस ये वाहवाही लूट रही थी कि जीएसटी तो हमारे दौर का किया हुआ काम था। हम जब जीएसटी ला रहे थे तो बीजेपी विरोध कर रही थी और कांग्रेस ने ये बताया नहीं बड़ी होशियारी से कि जीएसटी की जो परिकल्पना थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में सबसे, अटल बिहारी वाजपेयी की थी। और कांग्रेस ने एक देश एक टैक्स सबसे पहले उन्होंने बात की थी। एक देश एक टैक्स के बारे में सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था और ये टैक्स टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल भी उस वक्त हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय ही हुआ था ये टैक्स टेरर शब्द का इस्तेमाल।
इस देश में व्यापार और इस देश के ग्रोथ में दो चीजें सबसे बड़ा हर्डल थी। एक टैक्स, जितना आप ज्यादा कमाते जाते उतना ज्यादा आपको टैक्स देते रहना पड़ता और कई तरह के हिडन टैक्स था। और दूसरा था लाइसेंस राज, जिसको इस देश में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, गांधी परिवार रहा, तब तक यह लाइसेंस राज रहा। ये लाइसेंस राज हटा कब? जब गांधी परिवार का दुश्मन नरसिम्हा राव आ गए इस देश में। तब इस देश में लाइसेंस, पता है पहले सोसाइटी में आज जो आप लिफ्ट लगाते हैं ना, लिफ्ट, पहले एक लिफ्ट इंस्पेक्टर हुआ करता था। वो हर महीने आके लिफ्ट इंस्पेक्टर, पहले तो उससे परमिशन लिए लिफ्ट लगाने का, अगर किसी तरह परमिशन मिल गया तो वो हर महीने आके चेक करता था। उसको आपको रिश्वत खिलाने पड़ते थे, सारा कुछ सही रहने के बावजूद। ये था लाइसेंस राज। इस देश में पता है कोटा सिस्टम था कि इस देश के लोगों को शक्कर भी मिलेगी तो 5 केजी से ज्यादा नहीं मिलेगी, कोटा हम लगाएंगे। किरोसिन भी मिलेगी तो 3 लीटर से ज्यादा नहीं मिलेगी। शादी ब्याह जब रहता था किसी के यहां, तो एक परिवार का सदस्य सिर्फ इस इंतजाम में जो चलता फुटता थोड़ा सा जस्ता तेज कर रहा, वो कि किस तरह शक्कर आ जाए बारातियों को खिलाने के लिए, ऐसा राज चला रहे थे ये। कोटा हम बताएंगे कि कितना तुमको चाहिए। अरे ये लोग तो ऐसे थे जो तुम कितनी बार खाओगे इसका भी फैसला वो करते थे। एक गाड़ी इन्होंने लॉन्च की थी संजय गांधी के पार्टनर के साथ मिलकर, मारुति। संजय गांधी का वो पूरी कहानी पढ़िए। ऐसे ये देश चला रहे थे, डार्क एज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी था वो। और पूरी दुनिया में ये कहते थे कि 2 ही महान पैदा लिए हैं, गांधी परिवार के अलावा कोई देश चला नहीं सकता। ये यहां के लोगों में भर दिया गया था कि गांधी परिवार के अलावा देश चलेगा ही नहीं चलेगा। इनके भ्रम को तोड़ा नरसिम्हा राव ने। रियली वो रिवॉल्यूशनरी आदमी था। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने, और फिर मोदी ने तो पूरा वो इकोसिस्टम उनका छिन्न भिन्न कर दिया। ये हर कोई पता है। दर्शकों मैं इससे अंदाजा 3 दिन के आंकड़े बता रहा हूं। एक सेक्टर बता रहा हूं सिर्फ। मारुति ने एक दिन में 25,000 कार की डिलीवरी की। यह मारुति के इतिहास का सबसे बड़ा सेल था। हुंडई ने 11 साल में सबसे ज्यादा कार बेचे एक दिन में। बचत सप्ताह के एक दिन के बारे में बोल रहा हूं। वॉल्यूम आप सिर्फ एक कार के मत सोचिए, ये अलग अलग चीजों का आप समझिए कितने लार्ज स्केल पे ये हो रहा है। आने दीजिए दीपावली या धनतेरस, ट्रंप जितना टैरिफ करके जो भारत को घाटा लगा, यहां के लोग उतना परचेज कर लेंगे। और यही मकसद भी था कि त्योहारों से पहले थोड़ी सी इनको राहत दे देंगे तो भारत, पता है इतना लंबा ट्रेन है ना कि यहां 1-1 रुपए का भी चंदा देते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बजट के बराबर हो जाता है। तो ये मतलब उनको तो ये अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत में ही कितना बड़ा रास्ता खुल जाएगा। और उन्होंने तो कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में भी इतना, मतलब मोदी सरकार के इस फैसले से इतना बूम आ सकता है। अभी आप देखिए 10 लाख की कार, मतलब आप अंदाजा लगा लीजिए 1.25-2 लाख रुपए तक सस्ती मिल रही है। ये स्थिति हो गई है। और नहीं, मैं तो ये देख रहा था कि ट्रंप आज तक जितने देशों के साथ नेगोशिएशन करे, छोटे मोटे देश, उतने की खरीदारी तो हमारे यहां धनतेरस में लोग कर लेते हैं, उनके देश के बजट के बराबर। वो उसको अंदाजा ही नहीं भारत के स्केल का। और ये क्या कर सकता है। 340 मिलियन फैमिलीज हैं, 340 मिलियन फैमिलीज इंडिया में। अगर एक एक बच्चों का कपड़ा भी खरीदा ना तो बांग्लादेश का टेक्सटाइल मार्केट हो जाता है ये। अब वो चले हैं इस देश से पंगा लेने। इस देश में सिर्फ भाव की कमी है। ये जो स्वदेशी वाला जो है ना, अगर क्लिक कर गया और जनता के दिमाग में बैठ गया कि हमें अपने देश की बनी चीजों का इस्तेमाल करना है, अपने देश की, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने हवा में उड़ जाएंगे। आज तो छोड़ दीजिए, आज तो खैर भारत बहुत स्ट्रांग है। जब भारत ने न्यूक्लियर विस्फोट किया था अटल जी के समय में, तो पूर्ण सैंक्शंस लगा दिया था अमेरिका ने पूरी तरह। और उस समय उस सैंक्शंस का असर नहीं हुआ था। जब अटल जी जब जा रहे थे 2002-2003 का मैं देख रहा था, भारत का ग्रोथ रेट 8% था। जसवंत सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस वक्त से लेकर भारत बहुत आगे बढ़ गया। और अब तो तुम सिर्फ 25% टैरिफ लगा रहे हो और 25% वो भी कुछ चीजों पे। तुम क्या बिगाड़ लोगे यार इस देश का। तो ये देश चल पड़ा है।
ये अलग बात है कि इंजन बड़ा था तो थोड़ा स्टार्टिंग में गर्म होने में समय लगा, गर्म हो गया है, पटरियों पे सर पर दौड़ रहा है, अब ये किसी के रोके नहीं रुकने वाला। बिल्कुल। तो दर्शकों, हमारा ये वीडियो बनाने का इरादा भी यही था, मकसद भी यही था कि आप समझ पाए जीएसटी से पहले का दौर, जीएसटी के बाद का दौर कितना बदला, कितना मुश्किल होता था। सोचिए कि आप घर में एक टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप 27% टैक्स देते थे, 32%, 31% टैक्स आप देते थे रेफ्रिजरेटर पर। आज वो 5% के आसपास हो गया है। तो इससे बहुत बड़ी राहत मिली है, खासतौर पर मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है उसको बहुत बड़ी राहत दी है मोदी सरकार ने, कोई माने या ना माने। आज जब जीएसटी में रिफॉर्म हुआ तो ये क्यों क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, अभी तक ये तमाम आंकड़े देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।